आज के सेट का। 7 से डिविजिबल होने वाली 100 से 1000 के बीच जितने भी पूर्णांक हैं सबका योगफल क्या होगा। अब देखिए आप 7 का टेबल पढ़ेंगे ना, 15 7 105 यानी 100 से जस्ट बड़ा। अब देखिए दोनों के बीच में अगर रहना है तो ना इसको कंसीडर करेंगे ना इसको कंसीडर करेंगे, इन दोनों के बीच रहना है। 14 सते 98, 100 से ज्यादा नहीं हो पाया। 15 सते 105 यानी 100 से जस्ट बड़ा 7 से कटने वाली नंबर 105 है। अगला 112 होगा, फिर 119 होगा, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। आखिरी नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए आप 1000 में 7 से भाग दें। तो 14 सते 98 बचेगा, 20 7 दूनी 14 यानी कि रिमाइंडर यहाँ 6 आ जाएगा। तो आप 6 इसमें से हटा दीजिए, यानी कि 994 ये आखिरी नंबर होगा जो 1000 से जस्ट पहले 7 से कटने वाली। तो यही है 100 से लेकर 1000 के बीच 7 से डिविजिबल नंबर। आइए अब यहां पर आप नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो देखिए 14 में से 5 गया तो 9 होगा, ये हमारे पास 8 है और ये 8 बटे 7 प्लस 1। तो देखिए 12 सते 84, 7 सते 49 यानी 128। कितने नंबर हैं? 128 इस सीरीज में। ठीक है, हमें क्या चाहिए? इनका योगफल चाहिए। 128 टर्म का जब आप योगफल लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी 994। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 64 होना है, और ये 5 4 9 9 और ये हमारा हो जाएगा 10। फाइनली आप देख लीजिए 8 से डिविजिबल है। ये 8 से 64 से जो डिविजिबल होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा, जो 64 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी, और 8 से डिविजिबल वही होगा जिसके आखिरी 3 अंक 8 से कटेंगे। 64 से डिविजिबल होने वाली नंबर इवन होना चाहिए, इवन नहीं है। ये इवन है भी तो आखिरी 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है, ये 8 से कटेगा नहीं। ये इवन भी है और आखिरी 3 अंक 8 चौको 32, 8 दूनी 16 कट भी रहा है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 70,336 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त ये हमें कह रहा है कि 2440 रुपए का 7% स्टॉक 4 अवमूल्य पर बेचने से कितने कितने धन की प्राप्ति होगी अगर दलाली 1/4 है। अगर दलाली 1/4 है तो मेरे दोस्त आप सबसे पहले कुछ बात को, कुछ पॉइंट को समझो अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंपनी अगर अपने शेयर का एम एमआरपी नहीं कुछ देती है तो आप उसे 100 मानकर चलिए। ठीक है, अब ये देखिए 100 रुपए के शेयर को आप क्या करेंगे? 4 रुपए का डिस्काउंट भी देंगे और 1/4 दलाली भी होगा। तो कह रहा है बेचने से कितना धन हमें प्राप्त होगा। तो बताइए ना, आप 100 रुपए का जब शेयर आप सेल करेंगे तो कितना में सेल होगा? 4 आपको डिस्काउंट भी देना है, और 100 का 1/4% यानी 1/4 का आपको दलाली भी देना है। तो आप यहां से देखेंगे 4 400 16 1 17, 400 में अगर हम 17 हटा दें तो क्या होगा? 383 और बटे 4 इतना। तो मेरे दोस्त 100 रुपए के शेयर को बेच करके हमें इतना धनराशि प्राप्त होगा। यानी आपने ये देखा कि 100 रुपए के शेयर को बेचने से हमें 383/4 इतना रुपए प्राप्त होगा। तो सोचिए 1 रुपए का शेयर बेचने से हमें कितना धनराशि प्राप्त होगा? 383/4। अब हमें कितने रुपए का शेयर बेचना है? हमें बेचना है 2440 रुपए का शेयर। तो देखिए 383 बटे ये 400 और इंटू 2440। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करने जाएं तो क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बड़े आराम से आप काम कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेट आपको दिखेगा 2298 के आसपास। आप मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट कर लें तो देखिए ये हमारे पास 10 होगा, और 4 से इसको काटेंगे 61 होगा। ठीक है, देख लेते हैं, देखते हैं कि फाइनली ये कहाँ तक जाता है, क्या हो पाता है।
हम ये देख रहे हैं 383, ध्यान देना 383 और ये मेरा 61, तो ये 3 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 6 तिया 18 और 48 और 1 49 और 6 तिया 18, 18 4 22, यहाँ से 3 8 8 16 12 1 13, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 3, ये हमारे पास 2, ठीक है। ये तो कुछ और ही आ रहा है। कहाँ पर मेरे दोस्त, कौन सा पॉइंट ऐसा है? एक मिनट रुको, अप्रॉक्सीमेट कहाँ जा रहा है? 22 3, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है क्या? 2440, कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें एक बार चेक कर लें क्या छूट रहा है, कौन सा पॉइंट। बेचने से कौन सी धनराशि प्राप्त होगी? 4 रुपए की हमें डिस्काउंट देना होगा, हमने डिस्काउंट भी दे दिया। 1 रुपये 1/4 की हमें दलाली देनी होगी, हमने दलाली भी दे दिया। ये हो जाएगा 400, 16 जाएगा 84, 84 में एक जाएगा 83/4, ठीक है, ये हो गया। 100 रुपए के शेयर को सेल करके इतना मिलेगा, 1 रुपए के शेयर को सेल करके इतना मिलेगा, 2440 को सेल करेंगे इतना बटे और 2440। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करने चले जाएं, एक जीरो से एक जीरो चला गया, नीचे हमारा 10 रह गया, है ना। 24 4 एकम 4, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 6 3 18 48 और एक हो जाएगा 49, 18 4 22, 3 6 13, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। यानी मेरे दोस्त ये हमारे पास 2336.3 आ रहा है। इस हिसाब से तो इसमें नन ऑफ दिस आ रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई रिजल्ट ही इसमें नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ पॉइंट मान लो कि स्किप हो रहा होगा, इसको चेक करेंगे फिर लास्ट में, ओके। तब तक हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो पॉइंट स्किप दिमाग से कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी मेरे दोस्त इसको हम एक बार चेक कर लेंगे लास्ट में, आप ज़्यादा हेडेक मत लो, ठीक है। आ जाओ। लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या 15 सेमी है, इसमें से एक शंकु काटा गया है जिसकी ऊंचाई 15 सेमी, जिसके आधार का व्यास 30 सेमी है, कितने प्रतिशत लकड़ी व्यर्थ हो गया? कितना लकड़ी व्यर्थ हो गया? अब देखिए हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, 15 सेमी। अगर हम उस गोले का वॉल्यूम ले लें तो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब करेंगे, 15 15 और मेरे दोस्ती 15 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या 15 सेमी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम अगर देख लें तो मेरे दोस्त ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, फाइनली ये 20 पाई और ये हो जाएगा 225। 225 के हिसाब से ये 450 और एक जीरो और 4500 पाई हो गया, ठीक है। इसमें से एक शंकु काटा गया, ऐसा काटा गया जिसकी ऊंचाई 15 है और व्यास व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या क्या होगा, 15। तो मेरे दोस्त आप अगर यहाँ पर शंकु का वॉल्यूम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर। आर उसका 15 है और एच भी 15 ही है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फाइनली पाई 225 और इंटू 5, तो हम यहाँ से देख ले तो ये 1125 इतना पाई हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 1125 पाई ये शंकु का वॉल्यूम है। तो देखिए अगर गोले से एक वॉल्यूम, आपको ये देखना है इसमें से ये काटा गया तो आखिर बर्बाद कितना हो गया। तो बर्बाद कितना हुआ इसके लिए इसमें से इसको हटा दीजिए, जो बचा वो बर्बादी हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा 5 हो जाना है, ठीक है। ये क्या हो जाना है, 5, और 9 में से 2 गया तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 4400, 4400 में से अगर हम 1100 हटा देते हैं तो 3300, इतना हमारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अगर हम इसका परसेंटेज लेंगे तो 3375 ही मेरा
किस में से? मेरे दोस्त 4500 पाई में से। इतना बर्बाद हुआ 4500 में से इंटू 100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, पाई से पाई भी चला गया। अब यहाँ देखेंगे तो 15 15 15 दूनी 30 होगा, 15 3 बचेगा, फिर 15 दो 30, 15 पचे 75, और 15 से 3 बार में 75% हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, और कोई हेडेक आप में से नहीं लेना, एकदम नहीं, एकदम काम कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यदि x बराबर 2/5 y प्लस 3 हो तो x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, अच्छा हमें कह रहे हैं कि एक x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर y में क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, x बराबर ये जो 2/5y और प्लस 3 है ना, आप क्या करिए, एक बार x का मान इसमें 1 पुट करिए। आप जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 और बराबर 2/3y और प्लस 3, आगे घटेगा -2, ये 2/3y हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x का मान हमने यहाँ पर 1 पुट किया है, ध्यान दो अच्छे से। x का मान जब हमने 1 पुट किया है 1, तो 3 आके क्या हो गया यहाँ पर, हट गया। ठीक है, नीचे में कितना है मेरे दोस्त, ये 5 है। 5 क्या होगा, 2 से 2 तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो मेरे दोस्त y का मान कितना आ जाएगा, -5 आएगा। जब x का मान हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो x का मान 2 पुट किए, 2/5y और प्लस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, 2/5y, यहाँ से y बराबर होगा -5/2। अब आप खुद देखिए, -5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। तो x का मान जब आप 1 से 2 बढ़ाते हैं तो y का मान -5 से -5/2 हो जाता है, यानी कि -5 से -5/2 तक क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले -5 था, -5/2 है, यानी -5 से -2.5 होगा तो वृद्धि हुआ है। तो -5 से -2.5 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। -5 से -2.5 की ओर जाएंगे तो वृद्धि ही होगा, यही सोचना है इतना। ठीक है भाई। आप ब्लैक शर्ट में कयामत लगते हैं। अरे, ये कयामत क्या होता है जी, हैं? कयामत क्या होता है, हैं? बताइए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक वॉवेल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। आपको कितने लेटर वाले शब्द बनाने हैं, 5 लेटर वाले। तो 5 लेटर वाले शब्द बनाने हैं तो आप 5 जगह का निर्माण कर लो। कर लिए 5 जगह का निर्माण, ठीक है। स्टार्ट क्या करना है, तो आपको ही पता होना चाहिए कि इस शब्द की शुरुआत वॉवेल से होगा। तो वॉवेल इसमें है कितने, 1 2 3 4 5 और 6 वॉवेल है। इसका मतलब है कि पहला स्थान पर, वॉवेल में कह रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब है, कॉन्सोनेंट की बात किया ना जी। वॉवेल तो हम सभी लोग जानते हैं, वॉवेल किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये है वॉवेल, ठीक है ना। हमें कहा कि 5 लेटर के शब्द बनाइए जिनकी शुरुआत जो हो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 और 6, 6 कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वॉवेल हैं। 6 कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से ही शुरुआत करना है, इसका मतलब पहला स्थान पर उस 6 लेटर में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास 4 स्थान बचे हैं, इसके लिए क्या, तो मेरे दोस्त हम देखिए, बाकी जो 4 स्थान है, टोटल 10 लेटर में, आप भले ही इसको यहाँ पर बैठाने के 6 तरीके हैं, 6 ऑप्शन है, लेकिन एक बार में तो कोई एक ही ऑप्शन बैठेगा। तो टोटल 10 लेटर में अगर कोई एक लेटर यहाँ बैठ जाएगा तो बचेगा कितना, 9 लेटर। अब इस 9 लेटर को हमें प्रमोट करना है कितने जगहों पर, 4 जगहों पर, है ना। इस बचे हुए 9 लेटर को हमें प्रमोट करना है 4 जगहों पर, तो क्या हो गया, 6 × 9 P4। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये परमुटेशन है, अगर कोई लेटर रिपीट हो रही है तो उसके लिए भाग भी देना होगा। तो देखिए, 2 बार ए रिपीट कर रहा है? और कोई रिपीट कर रहा है भाई, 2 बार सी रिपीट कर रहा है। 2 बार ए रिपीट किया, 2 बार सी रिपीट किया है, तो फैक्टोरियल 2 से 2 बार आपको भाग भी देना होगा। देखिए आपका 6 हो गया। एनपीआर का क्या कंसेप्ट होता है, फैक्टोरियल एन और बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो चुका है।
एकदम ध्यान देना, 6। फैक्टोरियल 9 को 9 × 8, 9 × 8 और इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 का मतलब 5040 और भाई नीचे हमारा 4 है और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। अब यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, एक जीरो से जीरो तो चला गया, 12 चौको 48, 8 छके 48, खत्म हो जाएगा। फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4536। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 4536 होगा। बड़े आराम से आप कर पाओगे। ये ध्यान रखना कि मेरे दोस्त NPR है, NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n और बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, ये आपका क्या है? ये आपका मेरे दोस्त परमुटेशन है। आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। देखिए 7 प्रेक्षणों का माध्य माध्यिका 10 और 9 है। यदि प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नया माध्य माध्यिका क्या होगा? अगर प्रत्येक चरमान में से एक घटा देंगे तो आपका माध्य माध्यिका भी मेरे दोस्त एक से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मैं आपका माध्य माध्यिका भी एक से घट जाएगा, यानी 9 और 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इस पर। ये क्या है? 22√3 सेमी विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर एक घना बनाया जाएगा। उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि घनाभ का लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेमी है? सबसे पहले देखिए घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू साइड। ये होता है घन का विकर्ण। यहाँ से साइड कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है, आपसे कह रहा है कि घनाभ की लंबाई जो है वो घन की भुजा के समान है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेमी है। ऊंचाई बताइए कि क्या होगा? अगर आप एक घन को पिघलाकर एक घना बनाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। हम अगर वॉल्यूम ले घन का तो घन का वॉल्यूम क्या होना है? साइड का क्यूब, ये हो जाएगा घन का वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी और इंटू एच। आप देख लीजिए 22 से 22 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 44 ये आपका हाइट हो गया क्यूबॉइड की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त ये है माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक बराबर पी, क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मीडियन बराबर मॉड और प्लस 2 इंटू मीन। ओके, अब आप क्या करो, 3 मीडियन 3 मीडियन इस 2 मीन को ले आओ इस पर, सॉरी मॉड को ले आओ इस पर। यहां पर आपके पास 2 मीन रह जाएगा। अब क्या होगा? ये आपका 3 मीडियन माइनस मॉड, उधर से अगर 2 को ट्रांसफर करोगे बटे में आ जाएगा और बराबर। मेरे दोस्त यही रिजल्ट यहां लिखा हुआ है। माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक और बटे 2। पी का मान क्या होना है? 2 होना है। एकदम से हेडेक नहीं लेना, आराम से काम करना है। ठीक है ब्रदर, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 काली गेंद है, 2 गेंद बिना देखे निकाली जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वे दोनों अलग अलग कलर के हैं? अब देखिए ये दोनों अलग अलग कलर के हैं, बात को समझने का प्रयास करो। पहले आप लोग आंसर दो फिर हम बात करते हैं। आप लोग पहले आंसर दो फिर हम बात करते हैं। आप लोग भी बना के आंसर दिया कीजिए कभी कभार।
चलो ध्यान दो। अब देखो मेरे दोस्त, ये सवाल क्या है। एक डिब्बे में 6 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है, 2 गेंद निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गेंद अलग अलग है। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्त, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गेंद अलग अलग हो। तो सबसे पहले यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या, हमने 2 बॉल निकाला है, हो सकता है, हो सकता है मेरे दोस्त कि पहला बॉल हमारा सफेद निकला हो और दूसरा बॉल हमारा काला निकला हो, यानी पहला वाइट और दूसरा ब्लैक निकला हो। या ऐसा हो सकता है कि पहला ही हमारा ब्लैक और दूसरा वाइट निकला हो। आप कहोगे हाँ सर, तो आप मुझे ये बताओ, वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6 और बटा 13। ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7/13। या पहले ही ब्लैक निकला होगा 7 में से, और फिर मेरे दोस्त सफेद निकला होगा, यानी 6 में से। ठीक है, तो अब यहां से हम देख सकते हैं ये 42 और ये भी हमारा 42, तो 42 42 कितने हो जाएंगे? 84। 42 और 42 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 84। एकदम ध्यान से आप सबको काम करना है, और कहीं से भी कोई समस्या किसी भी भाई को नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, कोई परेशानी ना हो। अब देखो मेरे दोस्त, रुको जरा सा, 1 मिनट ठहरो। पहली बात समझो, क्वेश्चन की जब दो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, ये जो क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में एक चीज हिडन है। हालांकि वो चीज क्लियर देना चाहिए था। अब कहोगे क्या क्लियर देना चाहिए था? रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है, 2 गेंदें बिना देखे निकाली जाती है, और दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी, अलग अलग कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो दोनों अलग अलग कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा। जब मान लो हम एक गेंद निकाले और वो किस में से निकला? सफेद। तो मेरे मित्र 6 में से कोई एक, लेकिन निकाले थे किस में से? 13 में से। अब जब हम दूसरी गेंद निकालेंगे ना, और वो अगर मेरा ब्लैक होगा, तो 7 में से निकलेगा जरूर। लेकिन अब निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? अब मेरे पास निकालने के लिए ऑप्शन केवल और केवल कितना? 12 रह जाएगा। या मेरे दोस्त ऐसा हो सकता है कि पहला ही बॉल ब्लैक निकल जाए, है ना, यानी 7 में से कोई एक निकल जाए, जबकि निकाले हैं किस में से? 13 में से। और दूसरा बॉल व्हाइट निकले, तो दूसरा बॉल व्हाइट निकलेगा, तो मेरे दोस्त 6 में से कोई एक निकलेगा। बट इस बार निकाले हैं किस में से? तो एक निकल चुका था, तो 12 में से निकाले थे, है ना। अब आप यहां पर मेरे दोस्त काम करेंगे, ये 42/156, 42/156, तो 42 और 42 हो जाएगा 84, और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम? 13 × 12, 12×7 = 84, यानी कि 7/13, 7/13। ठीक है भाई, 7/13। अब इसको देखो जरा सा, ये क्या है? एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बनाओ, जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी से जल्दी आप लोग का आंसर आना चाहिए। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेमी है। शंकु के ठोस को पिघला करके अर्धगोला बनाया जाना है, तो बताइए इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अब हमारे पास मेरे दोस्त एक शंकु है। अब शंकु के बेस की त्रिज्या को हम आर मान लें, बेस एरिया क्या होगा? πr², और ये हमारे पास 64 पाई है। आर का मान 8 हो जाएगा, आर हमारा 8 हो गया। और एल जो है ना, ये 17 है, तो मेरे दोस्त इसका हाइट क्या होगा? 17 8 तो हाइट हो जाएगा 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या लिखता है कि इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए पिघलाया जाता है। अब इसे पिघला करके एक हेमीस्फेयर बनाया जाएगा, तो इस शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई r² और h। शंकु का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? अर्धगोला 2/3 पाई r³ 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। अब देखिए यहां से 3 से 3 तो हमारा चला गया,
अब 64 से देखने जाएंगे, 8 बार में ये कट जाएगा। फाइनली पाई से पाई भी हमारा चला गया। क्या चाहिए था? ओहो, मेरा भी दिमाग खराब है। मेरा भी आज दिमाग लगता है हैंग कर गया है। ये कहाँ से आ गया? इसका तो तिर्जा मुझे निकालना ही है। दिमाग हैंग हो गया है। 3 से 3 चला गया मेरे दोस्त। और ये देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना? 32। ऐसे पाई भी चला जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हो? तो मेरे दोस्त इसे हम लोग 4, इधर हमारा क्यूब है। 8 चौको 32, ये हमारे पास 15 है। देखिए क्या अजीब बात है मेरे दोस्त। सॉलिड हेमिस्फीयर में बदला जा रहा है और हमें रेडियस पूछ रहा है गोला का। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर ऐसा है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर आर क्यूब, अगर क्यूब ट्रांसफर करेंगे ना, 8 के लिए तो 2 आ जाएगा बाहर, लेकिन क्यूबिक 60 बनेगा। 2 क्यूबिक रूट 60 बनेगा। 2 क्यूबिक रूट 60 बनेगा। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्त, यहां पर गोलार्ध लिखा हुआ है, यहां पर गोलार्ध लिखा हुआ है, तो आपको रेडियस में किसका मांगना चाहिए था? हेमिस्फीयर का ही, हेमिस्फीयर का ही, है ना। अब जब हेमिस्फीयर लिखा होगा तो हम गोला कैसे बनाएंगे? अपना मन से गोला बना दें तो गड़बड़ी हो जाएगा, पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। आओ जरा अब इसको देखें। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष का 25% दोषपूर्ण हो गया। टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या इतना है, तो बताइए खेप में बल्बों की संख्या क्या होगा? मेरे दोस्त ऐसा करो, आप मान लो कि बल्बों की कुल संख्या 100 था, है ना, 100 मान लिए। अब इनमें से क्या हो गया, 4% टूट गया तो 4 गो टूट गया, ठीक है। बच कितना गया? 96। अब जो भी मेरे दोस्त ये बचा हुआ है, हमें कहा इसका 25% यानी 1/4 क्या पाया गया? खराब पाया गया। तो 96 का 1/4 यानी 24 खराब पाया गया। 24 खराब पाया गया और 4 को टूट गया। तो हमें क्या बोला है? टूटा हुआ बल्ब और खराब बल्ब की जो कुल संख्या है वो मेरे दोस्त 112 है। एक रेशियो का मान 4 होगा, एक का मान 4 होगा तो 100 का मान 400 होगा। यानी टोटल कितने बल्ब आए थे? 400 बल्ब आए थे। टोटल कितने बल्ब? 400 बल्ब। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन तौलने के लिए 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये डिजॉनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है। सीपीएमपी का रेशियो लगाइए। 4% की हानि पर बेचने का मतलब है 100 का चीज 96 में बेचना, और 25 ग्राम के जगह पर 20 ग्राम का प्रयोग करना। इसका मतलब है पैसा लेता है 25 ग्राम का और तौल कर देता है 20 ग्राम। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये 96 हो गया। 80 का चीज 96 में बेचोगे, प्रॉफिट 16 की बेटा सीपी 80 और इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबका 20% आ रहा होगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खुद खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक काम कीजिए, मान लीजिए कि एमआरपी 100 रहा होगा, ठीक है। तो पहले ये खुद खरीद रहा है और फिर ये इसको बेच रहा है। तो मेरे दोस्त ये खरीद क्या रहा है? 40% की छूट के साथ खुद खरीद रहा है। तो अगर 40% के डिस्काउंट पर ये खुद खरीदेगा, इसका मतलब खरीदेगा 60 में, है ना। लेकिन जब इसे बेचने की बारी आई है तो केवल 25% की छूट के साथ ये 75 में बेच दिया है। तो आप ही सोचिए, जो आदमी खुद खरीदा जिसे 60 में और बेचेगा 75 में, तो प्रॉफिट होगी या नहीं? कितने की प्रॉफिट? 15 की प्रॉफिट। किस पर? 60 पर, और इंटू 100 क्या हो जाएगा? 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25% की प्रॉफिट हो जाएगी, लॉस नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, क्वेश्चन रट कराते ही, बिल्कुल सही। कहाँ से आ गया बेटा तू? चला जा बेटा तू वहीं, है ना। तू बेटा वहीं चला जा, तेरा यहाँ जरूरत नहीं।
बेटा तू गलत जगह पे आ गया, वहीं चला जा। ठीक है, जा बेटा, मैं तुझे वहीं भेज दिया, जा। ध्यान दो भाई। इसको देख भाई, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि पर करते हुए 32,000 रुपए की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ये देखो, 12% रेट काम कर रहा है, तो 3 महीने में कितना रेट काम करेगा, 3 महीने में कितना रेट काम करेगा मेरे दोस्त, तो 3 महीने में 3% का रेट काम करेगा। तो मेरा कहना यह है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए कितने दिनों की, 6 महीने की। तो मुझे बताओ 6 महीने में 3 3 महीने का कितना कितना संयोजन होगा। 3 3 महीने के 2 इंटरवल होंगे, 2 संयोजन होगा, जहाँ रेट काम कितना करेगा, 3%। पहले तिमाही में भी 3%, अगले तिमाही में भी 3%। तो टोटल सी आई क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 6.09%। तो 6.09% हमारा क्या बनेगा, सी आई बनेगा। बस प्रिंसिपल पर काउंट कर लेंगे, 6.09%। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, प्रतिशत से 2 जीरो तो चला गया हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर डेसिमल हटाओगे, गुना करोगे, तो मेरे दोस्त 2 जीरो फिर से आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएंगे। 32 से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, हर जगह पे दिख रहा है हमें। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा कर लो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 से करोगे 9 तिया 27 और 6 तिया 18, फाइनली 8, ये 8, ये 4, ये 9 और ये 1, यानी आपका 39, ध्यान दो, 1948.80। हालांकि आप चेक कर सकते थे, 3 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते। तो मेरे दोस्त ये तो 9, फिर देखो ये 5 7 12, लेकिन ये तो 3 से नहीं जाता, ये रिजल्ट नहीं होगा, 3 का मल्टीपल ये होगा, और ये यूनिट डिजिट मैच नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जाता। बड़े आराम से काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता नहीं। कोई बात नहीं, अब कुछ बेटे आ जाते हैं इस तरह के, तो उनको भगाना पड़ता है, क्या करे, हो जाता है। इतना टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी प्यार से समझना है। ठीक है, ये देखो एकदम नया बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2 ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो आप में से जो एकदम फ्रेश बैच चाह रहे होंगे कि इस बैच के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। दो व्यक्ति, कुल मासिक आय 7500 रुपये, वे अपनी इनकम का 90% और 80% खर्च करते हैं। उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी मासिक आय का क्या मान होगा। एक काम करते हैं दोस्त, एक के इनकम को ए मान लेते हैं और एक के इनकम को बी मान लेते हैं। हाँ जी, आपको पता है एक ने 90% खर्च किया और एक ने 80% खर्च किया है। जो 90% खर्च करेगा ना, वो 10% बचाएगा, और जो 80% खर्च करेगा वो 20% बचाएगा। और यही जो इसकी सेविंग्स का रेशियो है ना, वो कितना है मेरे दोस्त, ये 3:4 है। 3:4 है। अब यहाँ से देख लो, परसेंटेज से परसेंट चला गया, एक जीरो से जीरो भी, ये हमारा तो हो गया। तो फाइनली आपने ए और बी के इनकम का रेशियो कितना देख लिया, 3:2। अब देख लो इन दोनों की टोटल इनकम जो आपको 5 नजर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन के अंदर कितना लिखा हुआ है, 7500। एक रेशियो का वैल्यू कितना, 1500। एक का मान 1500 तो 3 का मान 4500 हो जाएगा। एक का मान 1500 तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये 3000 है, ये 4500 है। तो इस तरह से किसी भी ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ मेरे दोस्त, इसको देखो, राजन की शादी 8 साल पहले हुई, कोई बात नहीं, उसकी आयु, तब उसकी आयु यानी शादी के टाइम उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6, कोई बात नहीं। ध्यान दो, शादी के टाइम की जो उसकी आयु है, वो उसके वर्तमान आयु का 5/6 था। अगर मैं यहाँ पर शादी के टाइम का एज और इसका प्रेजेंट एज देखूं, तो मेरे दोस्त ये 5:6 नजर आएगा। हाँ जी, देखो, शादी के टाइम पर ये 5 के थे और प्रेजेंट में ये 6 का। तो बताओ मुझे, शादी कितना पहले हुआ, 1:।
और वही कह रहा है कि 8 साल पहले इसकी शादी हो गई। एक रेशियो का मान 8 हो जाएगा तो 6 रेशियो का मान 48 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 8 होगा तो 5 रेशियो का मान 40 हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह ये रहा है उसकी शादी के समय उसकी जो बहन थी उससे 10 वर्ष कम थी। बताओ आज उसकी बहन क्या होगी? कोई बात नहीं, दो व्यक्ति के उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है। अगर बहन राजन से शादी के टाइम पर 10 साल छोटी थी ना, तो आज भी 10 साल छोटी होगी, प्रेजेंट में भी 10 साल ही छोटी होगी। यानी कितने की हो जाएगी? 38 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध जो पहले से है उसमें कितना दूध हम और मिला दें? तो देखो 8 लीटर दूध पहले से था ना, उस समय इसमें वाटर का परसेंटेज 4 था। लेकिन अभी इस 8 लीटर दूध में थोड़ा सा दूध और मिला दिया तो अब वाटर का परसेंटेज क्या हो गया? 2% हो गया। ध्यान दो अच्छे से मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना है। एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है, ठीक है। पानी की मात्रा को 2% करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी शुद्ध दूध की मात्रा मिलानी होगी? तो देखो पहले जो दूध है ना उसमें पानी की मात्रा 4% है। अब कह रहे पानी की मात्रा को 2% पर लाने के लिए कितना प्योर मिल्क मिला दें? तो जिस समय 8 लीटर कहने का दूध था लेकिन इसमें 4% पानी था, बाद में क्या हो गया? इस 8 लीटर दूध में x लीटर दूध और मिला दिए तो पानी का परसेंटेज 2% हो गया। सवाल ये है कि क्या यहाँ पानी के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है? कोई छेड़छाड़ नहीं। तो पानी की मात्रा पहले जो थी, पानी की मात्रा आज भी वही रहेगी। परसेंटेज भले ही डाउन होगा लेकिन मात्रा तो वही रहेगा, क्योंकि ना पानी निकाला गया ना पानी डाला गया, तो पानी की मात्रा सेम रहेगा। मैंने पानी की मात्रा सेम कर दिया। अब देख लो यहाँ से ये 2 बार में चला जाएगा। 16 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितना? 8। यानी बाद में आपने कितना मिल्क मिलाया है भाई? 8 लीटर आपने प्योर मिल्क मिलाया, ठीक है, प्योर मिल्क मिलाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखिए। रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 और अन्य दिन 240 आगंतुक आते हैं। संडे से महीने की शुरुआत होगी और 30 दिनों के इस महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की एवरेज संख्या क्या होगा? सबसे पहली बात, 30 दिन के महीने में अगर संडे से शुरू करेंगे ना, तो मेरे दोस्त कितने संडे हो जाएंगे? संडे से शुरू करेंगे तो 5 संडे होंगे, क्योंकि ये 7 चौको 28 बचेगा 2 दिन जिसमें एक संडे होगा। यानी अगर संडे से हम स्टार्ट करते हैं ना महीने की, तो 5 संडे होगा। और 5 संडे में प्रति संडे 510 लोग अगर आएंगे तो मेरे दोस्त 2550, ये तो केवल संडे का खुराक है ना। अब 30 दिन में अगर 5 दिन संडे ही हो गया तो बच गया 25 दिन, और बाकी बचे 25 दिन में प्रतिदिन कितने लोग हैं? बाकी बचे 25 डेज में, बाकी बचे 25 डेज में प्रतिदिन 240 लोग हैं। ये आपका एक जीरो हो गया। 25 4 100 हो गया, 50 और 10 60। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे? 8550 इतने हो गए टोटल आगंतुक, टोटल लोग आ गए, विजिटर्स। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं? 8550। और मंथ कितने का? 30 दिन का महीना है। तो देख लो यहाँ 28 3 84 और 5 3 15, यानी कि 285। ये आपका 30 दिन का एवरेज है। 285, 285 सब लोग के आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त। आ जाओ इसको देखें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ए एक काम को उतने टाइम में कर सकता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए अकेले जिस किसी काम को उतने टाइम में कर पाएंगे जितने टाइम में बी और सी मिलकर कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो लेने जाऊंगा ना, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि जितना टाइम ए अकेले ले रहा है उतना टाइम बी और सी मिलकर भी ले रहा है। तो टाइम का रेशियो अगर 1:1 है ना, तो इफिशियंसी का रेशियो भी क्या होगा? 1:1 ही होगा। इफिशियंसी का रेशियो भी 1:1 ही होगा, ठीक है दोस्त। इसके अलावा भी कुछ दिया है क्या? हाँ, ए और बी काम को फिनिश कर सकता है 10 डेज में, ओके, और सी अकेला फिनिश कर सकता है 60 डेज में। सबसे पहले आप टोटल वर्क देख लो, टोटल वर्क 60 होगा। 10 दिन में 60, एक दिन में 6 हो जाएंगे। 60 दिन में 60 तो एक दिन में 1 हो जाएंगे। यही तो होगा ना जी, यही होने वाला है। ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, ए बी और सी
तीनों की एक साथ इफिशियंसी कितना है? 7। और तीनों की एक साथ इफिशियंसी जो भी होगा उसमें आधा में ए अकेला होगा और आधा में बी सी दोनों मिलकर होगा। तीनों की एक साथ इफिशियंसी 7, 7 का आधा क्या होगा? 3.5। यहाँ भी होगा 3.5। सी की इफिशियंसी कितना है? 1 और बी सी मिलके 3.5, 3.5 में 1 तो बी कितना होगा? 2.5। इससे काम कराना है, बी से अकेला पूरा काम कराना है। काम करना है 60 और बी की इफिशियंसी क्या है? 2.5। तो यहाँ से हमारा 24 डेज लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैथ्स के पेड कोर्स से कैसे जुड़े? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर टीआरई 4.0 न्यू बैच करके एक फॉर्मेट होगा, आप मनपसंद बैच में जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय का जब आधा भर गया तो इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए गए। जलाशय को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा? आप बताओ मेरे दोस्त। अगर 4 घंटे में, ध्यान देना, अगर 4 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है तब तो आधा आधा को भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे में अगर पूरा टैंक भरेगा ना तो आधा भरने में मेरे मित्र 2 घंटे लगेंगे और बाकी के आधा भरने में भी 2 घंटे ही लगेंगे। अगर कोई छेड़छाड़ ना हो तो 4 घंटा पूरा भरने में, तो आधा भरने में 2 घंटा, बाकी के आधा भरने में भी 2 घंटा। लेकिन क्या हुआ, आधी भरने के बाद क्या किया गया? सेम टाइप के 3 और टैंकर खोल दिए गए, यानी इफिशियंसी को 4 गुना कर दिया गया। अब इफिशियंसी को 4 गुना करोगे ना तो टाइम तो 1/4 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर अब 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ तो एक ही टैंकर था, 2 घंटा पूरा पूरा, यहाँ 4 टैंकर हो गया तो टाइम 1/4 हो गया, यानी कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लग गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिनका भी आंसर आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10:30 बजे और 10 बजे और 10:30 बजे 60 और 75 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। दिल्ली से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेन एक साथ हो जाएंगे? मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है ना, वो आधा घंटा पहले चले हैं। आधा घंटा पहले, आप ही बताइए। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आधा घंटा पहले चलेगा वो तो मेरे दोस्त 30 किलोमीटर चल लेगा। हाँ जी, बिल्कुल चल लेगा। तो 30 किलोमीटर चलने के बाद 60 का स्पीड वाला जब यहाँ आता है तो यहाँ से एक दूसरी ट्रेन 75 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है ना? और तब कितना टाइम हो चुका होता है? 10:30 बज चुका होता है। कोई बात नहीं। जब मेरे दोस्त इस 75 की स्पीड से उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है। क्या टाइम लगेगा उसे पकड़ने में? पहले टाइम निकाल लो। तो 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, गैप, इसी को कवर करना है। और दो स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घटकर काम करेगा। 75 में 60 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे। अब आप बताओ भाई, 150 की स्पीड से कोई चले और किसी को पकड़ने में 2 घंटे लग जाए, इसका मतलब है कि इनिशियल से 150 किलोमीटर आगे, दिल्ली से 150 किलोमीटर आगे जाके दूसरे से मिलेगा। इसमें कहाँ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ठीक है ब्रदर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इतनी रात को, चलो क्लास का टाइम है, अभी अभी तो क्लास ही चलेगा। राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में दुगुना टाइम लेता है। ये कैसे हो सकता है? धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में दुगुना टाइम, दुगुना टाइम तो प्रतिकूल में लगेगा ना, अगेंस्ट में, फेवर में तो कम ही टाइम लगेंगे। कह रहे नदी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो शांत जल में राजू की गति क्या होगा? देखो हुआ क्या ना, यहाँ पर आपने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। यहाँ पर आपने क्या किया है? डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। एकदम डिस्टेंस आपने सेम ट्रेवल किया। धारा के दिशा में आप जितना दूरी गए, धारा के विपरीत आप उतना ही दूरी गए, है ना? तो धारा की दिशा में जब आप जाओगे, नाव प्लस धारा ये वाली स्पीड काम करेगा, धारा की स्पीड 5 है। अब अगेंस्ट जाओगे तो नाव माइनस धारा ये वाली स्पीड काम करेगा। हाँ जी। देखो भाई, सबसे पहली बात, धारा की दिशा में जितना टाइम लग रहा है ना मेरे दोस्त, उससे दुगुना टाइम धारा के विपरीत लग रहा है। कुल हो जाएगा
ये हमारा b+5 हो जाएगा और ये हमारा 2b और -10 हो जाएगा। -b और ये मेरे पास -15 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया राजू की स्पीड कितना होना है, 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप वरदान बैच भी ले सकते हैं, वरदान बैच भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। यदि 11111 डॉट 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 n अंक है जो 9 से डिविजिबल है, तो n का कम से कम मान क्या होगा? जानते हो, कोई संख्या 9 से तभी कटेगा जब सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा, है ना। तो अंकों का योग 9 से कटे, इसके लिए इस 11 का रेपिटेशन कितनी बार होना चाहिए? एटलीस्ट 9 बार, है ना, तभी जाके 9 से कटेगा। 3 3 6 3 9। अगर हम 1 का रेपिटेशन 9 टाइम्स नहीं करेंगे तो सम ऑफ डिजिट 9 से जाएगा नहीं, और जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 का रेपिटेशन हमें एटलीस्ट 9 टाइम्स करना होगा, कम से कम 9 बार करना होगा। ठीक है, ये देखो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का योगफल 55 है। यदि उनके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, तो उस नंबर के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। अगर मेरे दोस्त मैं उस नंबर को ए और बी मानता हूँ, ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा, बी का रेसिप्रोकल 1/b होगा। हमें इन दोनों को ऐड करके बोला है क्या होगा, ये ए बी हो जाएगा, यहाँ पर b+a हो जाएगा। आप सबको ये बात पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम हमारे पास 120 है, एचसीएफ हमारे पास 5 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होगा। तो ए बी तो हमारे पास 120 गुने 5 हो जाएंगे, और ए प्लस बी तो दोनों का योगफल देखो 55 पहले से दे रखा है, हो जाएगा 11/120। वेरी सिंपल, आप इसे कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। देखो, अगर आपको रेकरिंग हटाना है तो क्या करना है मेरे दोस्त, जो नंबर है उसे एज इट इज आप लिख दीजिए। लिख दिया आपने, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 को 9, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट बिना रेकरिंग का है तो 2 0, और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को घटा दीजिए, तो आप देखेंगे 243, 243 और अपॉन 9900। 9 से डिविजिबल है ये, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और नीचे कितना हो जाएगा 1100, यानी 27 और बटे 1100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इसका क्या करना है, इसका बस एलसीएम लेना है। आप अगर एलसीएम लेने चले जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लीजिए, ठीक है, सिर्फ एलसीएम, और देखिए सब कुछ कितना आसानी से होगा। आप एलसीएम लेंगे ना, x+1/x हो जाएगा, उसका एलसीएम लेंगे तो x+2/x+1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो x+3 और x+2 होगा, अगर आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो x+4/x+3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, x+4 और बाई x, यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी आप में से जिनका रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। आओ मेरे दोस्त इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना मेरे दोस्त, इसका एक मूल कितना है, 3 है। अब रूट है इसका तो सेटिस्फाई करेगा ही इसको, तो ये 3 का स्क्वायर और -p×3 और प्लस में 15 बराबर 0। यहाँ से 3p हो जाएगा, और यहाँ 15 और 9 हो जाएंगे 24, तो p का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। p का मान 8 हो गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, x² और प्लस 8p और प्लस में q और बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब आप यहाँ देख लीजिए मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, और प्लस में q और बराबर 0, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, x² p का मान डाल दिया, q बराबर 0, क्या कहा है, इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी b² - 4ac, तो b² करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, ये आपका 1 है, c आपका q है, बराबर 0, 4q और बराबर 64, q का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 16, तो q का मान 16 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये मैं कौन से बुक से करा रहा हूँ, ये बुक का सेट नहीं है,
ये एप्लीकेशन का सेट है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन आप पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, चलो ये देखो मैथ साइंस का जो भी जो बच्चे नए बैच का वेट कर रहे होंगे, तो मैथ साइंस का ठीक है साथ में कॉमन पेपर के साथ ये बैच अवेलेबल है। शुरुआत केवल 2 दिन पहले हुआ है, इसमें 2 ही क्लास अभी तक हुआ है। ठीक है, चलो इस पर आ जाओ। यदि इक्वेशन 3x - 2y बराबर है 2x, ये क्या है? अजीब हाल है? अजीब हाल है इसका। हम्म, यहाँ पर बराबर का साइन दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास 3x है माइनस का 2y और -8 बराबर ये हमारा 0 हो गया। इसकी कहानी थोड़ा अलग है मेरे दोस्त, इसकी अजीब सी कहानी है। हम्म, ये बराबर कैसे दिया हुआ है? कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर, यहाँ का साइन पता नहीं कौन सा साइन है। ले जाओ इसको, या सबको इस पर ले आओ। 2ax दोनों बराबर नहीं हो सकता, a - b × y हो गया। ठीक है भाई, और उसको भी लेके आ जाओ, 48 बराबर 0। क्या कह रही है? इनफाइनाइट हल है, अनेक हल। a1/a2, b/2a, b1/b2 करेंगे तो सीधा हो जाएगा a - b। c1/c2 करो ही मत, कर ही लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, c1/c2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3a और -3b, ये हमारे पास क्या हो गया 4a। अब देखो भाई, ये अगर उस पार जाएगा, हम्म, ध्यान दो, ये इस पार जाएगा तो मेरे दोस्त ये हमारे पास a हो जाएगा, इसको ले आओ 3b हो जाएगा, इधर तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, है ना? ये a + 3b बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा मेरे दोस्त। आओ इसको देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 2/3 रूप में दिए हुए हैं, समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? देखो, अगर ये मेरे दोस्त हमारा रूट है तो ये क्या होगा, ये हमारा फैक्टर होगा। ठीक उसी प्रकार सही से अगर इसको देखो तो 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये रूट है तो मेरे दोस्त ये मेरा फैक्टर होगा। अब देखो, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होके ही तो इक्वेशन बनेंगे, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होके ही इक्वेशन बनेंगे। ये वाली सीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी आप फॉर्मूला लगाने के लिए भी लगा सकते हो, माइनस सम ऑफ रूट्स और इनटू एक्स और बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। आप ये भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखो, कॉट की पावर 4 + कॉट स्क्वायर बराबर 3 है, इसका मान क्या होगा? कोई बात नहीं, अब थोड़ा ध्यान दो। कोसेक स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ से बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर को हम 1 + कॉट स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, हाँ जी। यहाँ देख लो, कोसेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब कॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से कर दो, कॉट की पावर 4 होगा। कितने हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे। दिया हुआ है, आराम से रिजल्ट 3 आ गया, क्या ही इतना सोचना है? ठीक है ब्रदर, आ जाओ। अब इसको सोचो, ये क्या है? किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के टॉप का एंगल 30 डिग्री है, टावर 45 मीटर ऊंचा है और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी
40√3 मीटर है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या हो जाएगी? मान लो कि ये है प्लेटफॉर्म का हाइट, प्लेटफॉर्म की हाइट, और ये तुम्हारे टॉवर की हाइट। प्लेटफॉर्म और टॉवर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल, ये कितना है? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमारे पास 40√3 है। 40√3 है। अब क्या है मेरे दोस्त, इस टावर के टॉप को, टावर के टॉप का एंगल यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। और ये मेरे दोस्त पूरा पूरा टावर कितना हाइट का है? 45 मीटर। अब देख लो, 30 के लिए ये हमारा 1 और ये हमारा √3। √3 का मान 40, √3 एक का मान 40 हो जाएगा। तो ये एक का मान कितना हो गया? 40। और जब मेरे दोस्त ये हमारे पास 40 है, 45 में 40 है तो ये क्या होगा? 5। ये अगर 5 है तो ये क्या होगा? 5। तो चलिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। आदित्य कुमार CI सर। नहीं मेरे दोस्त, मैं किसी को नहीं भूला हूँ। मैं किसी को नहीं भूला हूँ, मैंने तो कहा था कल ही ना, कल ही तो मैंने दिया था। ये जो अभी चैनल है, इस चैनल पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इस चैनल पर टीआरई से रिलेटेड सारा क्लास है, ठीक है। और एसएससी स्पेशल क्लास के लिए मैं कल ही नोटिस दिया था। वो जो एक और चैनल है ना जिस पर मैं क्लास लेता हूँ, उस पर आपको एसएससी की क्लास मिलेगी, और इस पर मेरे दोस्त आपका टीआरई का क्लास मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही मैंने ज्ञान गुरुकुल पटना वाले यूट्यूब चैनल पर एक नोटिस दिया था, ज्ञान गुरुकुल पटना यूट्यूब चैनल पर एक नोटिस दिया था कि टीआरई से जितने भी संबंधित क्लास है, सारा क्लास नवीन कुमार सिंह चैनल पर चलेगा, और एसएससी स्पेशल क्लास उस चैनल पर चलेगा, है ना, ज्ञान गुरुकुल पटना वाले पर। सो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिखेगा। ओके। तो ये कोई ऐसा नहीं कि हम एसएससी को भूल गए या हम रेलवे को भूल गए। मैथ्स मैथ्स होता है, ठीक है। थोड़ा इधर इंगेज ज़्यादा हो गए, वक्त नहीं मिला, तो उधर से थोड़ा गैप हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं एसएससी को पढ़ाना भूल गया या रेलवे को पढ़ाना भूल गया। रेलवे, एसएससी, बैंक, एक टाइम पर हमने तीनों सेक्शन को पढ़ाया है ना। तो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं, उन्हें पता है। लेकिन अभी हमारी व्यस्तता टीआरई को लेकर ज़्यादा है, तो मैं इधर अभी लगा हुआ हूँ, है ना। लेकिन एक रिकॉर्डिंग क्लास वहीं पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, रिकॉर्डिंग करके दूंगा, लाइव नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं रहेगा। अब ये देखिए, ट्रायंगल DEF ट्रायंगल PQR के समान है। यदि DEF और PQR के अर्ध परिमाप का रेशियो 4:5 है, PQ बराबर 15 सेमी है, तो DE की लंबाई कितनी होगी? देखो दोस्त, सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जो अर्ध पेरी जो सेमी पेरीमीटर का रेशियो होगा ना, वही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, क्योंकि डबल करोगे 8 और 10 तो 5 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ देखो, ट्रायंगल, यहाँ ध्यान से देखना, परिमाप स्पष्ट लिखा हुआ है। परिमाप किसका? DEF का। परिमाप DEF और पेरीमीटर PQR, दोनों के जो पेरीमीटर का रेशियो है वो मेरे दोस्त क्या है हमारा? 4:5 है। PQ मतलब इसका साइड दिया हुआ है, मुझे DF मांग रहा है, DF तो DF का ही साइड होगा ना, 4/5। ये कितना हो जाएगा? तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 और 4 यानी कि 12। इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब मेरे दोस्त ये कहा कि P समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर एक का मध्य बिंदु इस प्रकार है, BAP बराबर DAP, AD बराबर 10 सेमी, CD का मान क्या होगा? एकदम ध्यान से देखना। देखो, A, B, C और D, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया? BC का जो मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु इस प्रकार BAP DAP, BAP ये इस प्रकार है कि
बी ए पी यानी ये वाली एंगल और डी ए पी ये वाली एंगल दोनों इक्वल है, यानी अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें किसका मान मांगा है? सी डी का मान। सी डी का मान मांगा है, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये आमने सामने का साइड पैरेलल होगा, कहोगे हाँ सर। जब ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, अगर पूरा का पूरा एडी हमारा 10 है, एडी अगर हमारे पास 10 है, इसका मतलब बीसी भी 10 है, आमने सामने का साइड, और ये मिड पॉइंट है तो ये 5 हो जाएगा। अब चूंकि ये इसके बराबर है तो ये 5 तो ये भी 5 होगा, और ये 5 तो हमारा ये भी 5 हो जाएगा। तो बड़े आराम से आप 5 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, आप सबको पता है। मान कितना रखेंगे? मान रखना है, मान ही रख लो, है ना। छोरो मान ही रख देते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी एक टेंशन ही हो जाएगा। साइन 2x और बराबर कॉस 60 1/2 और कॉस 30 √3/2। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, ये हो जाएगा साइन 2x और बराबर 2√3/4, तो हो जाएगा सीधा √3/2, है ना। जो साइन में कितने डिग्री का मान है? साइन में 60 डिग्री का मान है। अब साइन 2x बराबर साइन 60, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा, x का मान 30 हो जाएगा। अब x का मान 30 जैसे ही हो गया, हमसे मांगा क्या है? हमसे मांगा है 10x और प्लस में sec x। ठीक है दोस्त, अब देखो x का मान कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 और ये हो जाएगा √3। फाइनल आंसर आपका √3 होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सम बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का रेशियो 4:1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखो पॉलीगन में इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके हो जाएगा 180। अनुपात की राशि एक्स लोगे, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, बराबर हो जाएगा 180। 5x बराबर 180, x का मान क्या होगा? 36। x का मान कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए मेरे दोस्त, इस x का मान हो गया 36। आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री बटा एक एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना? भुजाओं की संख्या। लो ये हमारा 36 है तो हो जाएगा 10, भुजाओं की संख्या 10। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, अगर हम समबाहु त्रिभुज की साइड को ये मान लेते हैं, तो छोटी आर क्या होगा? साइड अपॉन 2√3। बड़ी आर क्या होगा? साइड अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा? परिवृत्त का एरिया πa²/3, अंतःवृत्त का एरिया πr², तो a²/12, दोनों का डिफरेंस है 66। पाई कॉमन कर लो। ठीक है, पाई कॉमन करोगे तो पाई भी कॉमन करो मेरे दोस्त, और a² भी कॉमन करो, 1/3/1/12, ये हो जाएगा हमारा 66। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 में से 1 3, 3/12 यानी 1/4। पाई से 3 बार में चला जाएगा, a² बराबर क्या होगा? 1/4, यहाँ तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3, 3/12 1/4, 28 28 दिया 84 हो जाएगा। आपको चाहिए समबाहु का एरिया, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 और साइड स्क्वायर हमारा 84 है, रिजल्ट आ जाएगा 21√3। यही हो गया समबाहु का एरिया, 21√3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे दोस्त 37 है, 3x + 4y - 12 बराबर 0, -5, 8 का डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट अल्फा और बीटा है, और मेरे दोस्त ये हमारे पास x + by + c बराबर 0 एक समीकरण है,
किसी पॉइंट से किसी लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने जाओगे, मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो, बैठा लो आराम से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने जाओगे, मॉड ऑफ ए अल्फा, ए 3 अल्फा है -5, 3 गुने -5, बी बीटा, बी है 4 बीटा है 8, उसके बाद सी बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -15 और -12 कितना हो जाएगा, -27, 32 जाएगा, 5/5, रिजल्ट कितने 1 हो जाएंगे। यही दिक्कत है, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है राम सेतु, सुपर फास्ट। एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजा के बीच की दूरी 15 मीटर, समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्त यह है रोम्बस। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। अगर पेरीमीटर 30 मीटर है, 120 मीटर है, तो 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर क्या हो जाएगा, 30 मीटर का चारों साइड हो जाएगा। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 मीटर है। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एरिया। एरिया क्या होगा, बेस और इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना 30 मीटर और हाइट 15 मीटर, ये हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर, 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर एक बार का निर्माण करना है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो बार की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर जो लगाया जा रहा है वार ना, वो डायगोनल पर लगाया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल स्क्वायर बटा 2 ये होता है स्क्वायर का एरिया, जो 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम डायगोनल निकालने जाएंगे तो मेरे दोस्त 2 ही आएगा, और डायगोनल पे ही बार लगाया जा रहा है, इसका मतलब बार की लंबाई 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। y बराबर यहाँ देखिए ना, x बराबर 0, ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल इधर जाओ चाहे इधर जाओ, क्या होगा, x बराबर समथिंग होगा, x बराबर समथिंग होगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x बराबर समथिंग होता है, तो x बराबर है नहीं, x बराबर है नहीं, x बराबर यहाँ है 3x का मान 1, x का मान 1/3। x बराबर समथिंग जो होगा वो y के ही पैरेलल होगा, x बराबर समथिंग जो होगा वो y के ही पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, यहीं पर आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। इनिशियल में थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल लगा होगा, क्योंकि शुरुआती में एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसको टेंशन में नहीं लेना है ना। ऑप्शन नहीं मिले तो टेंशन में नहीं आ जाना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए एनर्जी के साथ, नए सेट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन मेरा बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन पर जाकर आप इस टेस्ट को जरूर लगाने की कोशिश करिए। 30 मिनट का टाइम रहता है, वहाँ से टाइम मैनेजमेंट होगा। 99 रुपीज़ बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी। ठीक है।